बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 2003-4 में पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी थी वो अपनी पीक पे गई थी। उस वक़्त जो था प्रेसिडेंट मुशर्रफ उसका दौर था और जो बैंक पॉलिसी थी उसके अंदर इंटरेस्ट रेट जो था ना वो बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया। तो जो इन्वेस्टर्स थे उन लोगों ने प्रॉपर्टी के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा इंजेक्ट किया और प्रॉपर्टीज़ की डिमांड बढ़ी और उस वक़्त पाकिस्तान में नई जो सोसाइटीज़ थी वो और जो कमर्शियल प्लाज़ाज़ थे ये चीज़ें पाकिस्तान में नई-नई चीज़ें आ रही थी और पाकिस्तान में ओवरऑल पैसा भी आ रहा था। तो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर जो है ना ग्रोथ एकदम इंक्रीज़ हुई जिसकी वजह से लोगों ने इसके अंदर और ज़्यादा पैसा इंजेक्ट करना शुरू किया और दिनों के अंदर प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो लिमिट्स क्रॉस कर गई और 2003-4 के अंदर पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी में एकदम से इंक्रीज़ आया। और वजह यही थी कि इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो रहा था और बैंकिंग सेक्टर की तरफ नहीं जा रहा था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ 2004 के एंड और 5 में क्रैश आ गया और जो रियल एस्टेट थी वो बुरी तरह क्रैश कर गई और इतना बुरी तरह क्रैश किया कि ये अगले 10 साल तक उठ नहीं सकी रियल एस्टेट। तो मुशर्रफ दौर के एंड पे 2006-7 के अंदर वैसे ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई और जो टेररिज्म है ये पाकिस्तान में आ गई। तो उसके बाद जो इन्वेस्टर्स था उसने भी अपना पैसा रोक लिया और जिन लोगों ने पैसा लगाया हुआ था वो भी पैसा एक किस्म का फंस गया। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई तो उन्होंने आके क्या किया कि ताकि इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हों और वो पैसा लगाएं तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट जो था ना वो दोबारा उठा के 12.5, 13, 14% तक ले गए। तो लोगों ने पैसा प्रॉपर्टी से फिर दोबारा निकाला या जो नए इन्वेस्टर थे उन्होंने पैसा बैंकिंग में जो है ना इंजेक्ट कर दिया और जो रियल एस्टेट थी वो वहीं की वहीं रही, जो प्लाज़े बन गए थे वो वहीं के वहीं खड़े रहे। कमर्शियल एक्टिविटीज़ पाकिस्तान में 2009, 10, 11, 12 ना होने के बराबर थी क्योंकि टेररिज़्म पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थी। तो उसके बाद 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जब गवर्नमेंट आई तो इन्होंने कमर्शियल एक्टिविटीज़ को थोड़ा सपोर्ट किया और थोड़ी-सी रियल एस्टेट के अंदर ना थोड़ी-सी जान आनी शुरू हो गई और कुछ इन्होंने पॉलिसीज़ भी ऐसे बनाई और दूसरा इन्होंने क्या किया कि इंटरेस्ट रेट अगेन जो है ना जैसे मुशर्रफ दौर में कम था, इन्होंने आके उसको थोड़ा-सा डाउन कर दिया और इन्वेस्टर्स ने पैसा अब बैंक से निकाला और उन्होंने दोबारा रियल एस्टेट में लगाना शुरू किया। अब रियल एस्टेट की दोबारा डिमांड जब बढ़ी तो 2015-16 के अंदर प्रॉपर्टीज़ दोबारा अपनी पीक पे चली गई। जो 2004 में गई थी तो अब 2015-16 में यानी कि 10-11 साल के बाद दोबारा जो है ना प्रॉपर्टी ने अपना पीक गेन की और जो ये पीक आई ये तकरीबन मार्च, अप्रैल, मई 2016 का जो आप ट्रेंड्स अगर प्रीवियस जाके देखें तो इस टाइम में प्रॉपर्टी अपनी पीक पे गई। उसके बाद फिर नया जो टैक्सेशन का एक निज़ाम था वो लाया गया जिसकी वजह से दोबारा जो है ना रियल एस्टेट को एक किस्म की ब्रेक लगी और ये ब्रेक अगले तकरीबन 5 साल लगी रही और इसके अंदर खातिर खा इजाफ़ा नहीं हुआ। थोड़ा बहुत तो इजाफ़ा हर टाइम में ही हर साल ही 2, 4, 5% या जो अच्छी सोसाइटीज़ या अच्छे इलाके जो हैं वहाँ पे 10% तक भी इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये कोई इतना इंक्रीज़ नहीं होता। तो 2016 से लेके मार्च 2021 तक तकरीबन प्रॉपर्टी की यही सूरत-हाल रही और रही सही कसर जो थी वो कोरोना ने आके पूरी कर दी। तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी रुक गई और सेलिंग बाइंग भी तकरीबन ना होने के बराबर हो गई और तकरीबन ये 5 साल आप कह सकते हैं कि एक किस्म का ना जमूद तारी हो गया प्रॉपर्टी में रियल एस्टेट के अंदर। उसके बाद अप्रैल 2021 से लेके सितंबर 2021 जो था ना ये अगेन रियल एस्टेट के लिए एक गोल्डन टाइम था कि 6 महीने के अंदर प्रॉपर्टी ने फिर बूस्ट मारा और प्रॉपर्टी जो है ना फिर ऊपर गई और वो तकरीबन जो लेवल इन्होंने 2016 में अचीव किया था रियल एस्टेट ने वो तकरीबन वही लेवल दोबारा ये अब इन 6 महीनों में अचीव किया और उसकी एक वजह अगेन वही थी
कि बैंकिंग के अंदर इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा कम कर दिए गए और इन्वेस्टर्स के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं थी। और दूसरा, एमनेस्टी स्कीम जो थी ना पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वो लॉन्च कर दी प्रॉपर्टी के अंदर, कि अगर आप इसमें पैसे इंजेक्ट करते हैं, ओवरसीज से पैसा लेके आते हैं या लोकल आप पैसा प्रॉपर्टी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो आपसे सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा। तो इस दफ़ा प्रॉपर्टी के इंक्रीज़ होने की मेन वजह जो थी वो काला धन थी, ब्लैक मनी थी, जो एक किस्म का करप्शन का पैसा था, या जो लोग डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, जो छुपा के रखा हुआ था इतने सालों से। तो लोगों ने वो क्या किया, रियल एस्टेट के अंदर डंप किया। और जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भी अपना पैसा डाला, बाकी रही सही कसर जो डीलर्स थे उन्होंने काम उठा दिया, और एक एक बंदे ने कई कई प्लॉट्स उठाए, और दिनों के अंदर रेट्स जो है वो इंक्रीज़ करने शुरू हुए। अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो तकरीबन 40% से लेकर तकरीबन 60 से 70% तक प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक प्लॉट 50 लाख का पहले मिल रहा था मार्च 2021 में, तो वो सितंबर 2021 में 70, 75, 80 लाख तक वो चला गया। तो एकदम इतना शिफ्ट आ गया। अच्छा, जब ये इतनी कीमतें इंक्रीज़ हुई तो क्या हुआ कि जो जेन्युइन बायर था उसने प्लॉट लेना बंद कर दिया, वो आहिस्ता-आहिस्ता पीछे हटना शुरू हुआ। उससे पहले क्या चल रहा था कि इन्वेस्टर भी आ रहा था और जेन्युइन बायर भी आ रहा था, लेकिन मैक्सिमम जो इन्वेस्टर ही आ रहा था, इन्वेस्टर ही बेच रहा था, इन्वेस्टर ही खरीद रहा था। तो मैंने 8 अक्टूबर 2021 को एक वीडियो की और मैंने ये प्रेडिक्शन की, उस वक़्त अभी मार्केट ऊपर ही जा रही थी, तो मैंने प्रेडिक्शन की कि मार्केट रुकने वाली है, ये प्राइसेस जो है ना ये फेक ऊपर गई हैं और इनका टाइम आ चुका है, जितनी सैचुरेशन होनी थी वो हो गई। तो मैंने रोका था लोगों को कि आप परचेजिंग ना करें। तो उसके बाद लोगों ने बड़ा वो क्रिटिसाइज़ भी किया कि ये कैसे पॉसिबल है, ये तो पीक ऊपर की तरफ जा रही है। तो दूसरी वीडियो मैंने की 8 नवंबर 2021 को। जब वो मैंने वीडियो की तो उसके अंदर हालात बहुत ज़्यादा 1 महीने के अंदर शिफ्ट हो चुके थे और लोगों ने पैसा इंजेक्ट करना अपना बंद कर दिया, और जो इन्वेस्टर ने पैसा डाला हुआ था वो भी वापस निकालने की कोशिशों में आ गया। अब मार्केट के अंदर इतना जो है ना बायर था नहीं, जेन्युइन बायर था नहीं, लेकिन सेलर अब ज़्यादा होना शुरू हो गया। तो ये मैंने फिर दोबारा वीडियो की और वो वायरल वीडियोस में आप जाके देख भी सकते हैं। तो मैंने उस वक़्त प्रेडिक्शन की थी ये 8 अक्टूबर 2021 को, उसके बाद दूसरी प्रेडिक्शन 8 नवंबर 2021 को की कि आप फरवरी 2022 तक जो है ना आप प्रॉफिट के लालच में प्रॉपर्टीज़ के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर इंजेक्ट ना करें पैसा, तो पैसा आपका डूब सकता है। तो कई लोगों ने मेरी बात मानी भी और वो अब जो है ना अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो लोगों ने कई वजूहात पूछा कि जी फरवरी 2022 ही क्यों, ऐसा क्यों है? तो आज मैं वो चीज़ भी क्लियर कर दूंगा। अच्छा, आज की सूरत हाल ये है कि इस वक्त बिल्कुल जो है ना मार्केट जो है वो स्टैटिक हो चुकी है। मार्केट के अंदर इस वक्त बायर मौजूद नहीं है। तकरीबन पिछले 15-20 दिन का अगर आप कहीं पे भी जाके चेक कर दें, किसी सोसाइटी में किसी डीलर से जाके पूछ लें, तो ऑनेस्टली वो आपको यही कहेगा कि बिज़नेस ना होने के बराबर हो रहा है, बिज़नेस नहीं हो रहा। तो इसका क्या वजह है? अच्छा, बिज़नेस हो भी नहीं रहा, लेकिन आप जब उन्हें कहते हैं कि जो प्राइसेस हैं वो नीचे आ गई हैं या करेक्शन फैक्टर आ गया है, दो चीज़ें हैं। अच्छा, कुछ यूट्यूबर्स अभी लगे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जी इस वक्त करेक्शन फैक्टर आ गया है और जो प्राइसेस ऊपर गई थी अब वापस माइनस में आ रही हैं, और आगे आने वाले जो साल है 2022 उसके अंदर मार्केट जो है रियल एस्टेट की वो क्रैश कर जाएगी। तो आज मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूंगा कि क्रैश होनी है या नहीं होनी, तो गैब का इल्म अल्लाह को है। हम सिर्फ एक एनालिसिस कर सकते हैं, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो प्रीवियस हिस्ट्री 10-15 साल की आप उठा के देखें, और आगे अगर आप फोरकास्टिंग करते हैं, कई पैरामीटर्स हैं जिसको आप देख के फोरकास्ट करते हैं, तो उसकी बेस में हम एक एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी गैब का इल्म अल्लाह को है, हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो एक चीज़ समझ आ रही है, कॉमन सेंस जो है वो यही है कि मार्केट क्रैश नहीं करने वाली। रीज़न भी मैं भी आपको आगे बता देता हूँ। तो अच्छा, डीलर्स के पास काम भी कोई नहीं है और वो आपको ये कहेंगे कि प्राइसेस कम नहीं हो रही हैं। प्राइसेस तो दिसंबर जो 21 है इसमें भी ऊपर गई हैं, और वो आपको क्या करेंगे,
ट्रेंड्स निकाल के दिखाएँगे ज़मीन डॉट कॉम पे जो ग्राफ्स हैं उसका। तो आप जब उधर जाके ग्राफ देखेंगे नवंबर-दिसंबर का तो आपको वाक़ई लगेगा कि पीक तो ऊपर की तरफ ही जा रही है, या ऊपर नहीं तो कम से कम जिस वैल्यू पे अक्टूबर में थी उसके राउंड अबाउट ही अभी भी चल रही है, तो नीचे नहीं है, ये नहीं कि माइनस वाली बात गलत है। तो ये डीलर्स आपको और आप वाक़ई इम्प्रेस भी हो जाएँगे। मैं आपको एक बात बता दूँ कि ज़मीन डॉट कॉम पे जो ग्राफ ड्रा होते हैं वो किस बेस पे होते हैं? पहले आप इस चीज़ को समझें। वो इस चीज़ पे होते हैं कि मेरा प्लॉट है, मेरी कोई फ़ाइल है या प्लॉट है। मेरी अगर फ़ाइल है, मैंने जाके ऐड पोस्ट कर दिया, वो एक एंट्री उनके सिस्टम में चली गई। इसी तरह एक और साहब हैं, उनका एक जेन्युइन ऑन ग्राउंड प्लॉट है और उसकी और प्राइस होगी, तो वो भी उन्होंने जाके पोस्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि लोग पोस्ट करते जा रहे हैं, कोई 5 मरले का, कोई 10 मरले का, किसी की फ़ाइल है, किसी का प्लॉट है। अब जिसकी फ़ाइल होगी तो उसका ज़ाहिर रेट कम होगा, जिसका प्लॉट है, ऑन ग्राउंड प्लॉट है, उसकी कीमत ज़रा ज़्यादा होगी। तो अब वहाँ पे ये पोस्टिंग हो रही हैं। अब इसने ज़मीन डॉट कॉम ने क्या करना है, पिछले 1 महीने का जो भी डाटा निकालेगा, जितनी एंट्रीज़ यहाँ पे प्राइसेस की होंगी ना, कि जी इतने-इतने लोगों ने प्राइसेस रखी, अक्टूबर में इतनी प्राइसेस लोग डिमांड कर रहे थे 5 मरले की, फ़ाइल की है, प्लॉट की। नवंबर में इतनी डिमांड कर रहे हैं और दिसंबर में इतनी कर रहे हैं। तो उसने इनका कंपैरिज़न करना है और उसने ये डिसाइड करना है कि क्या ये ग्राफ अब ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ आएगा। अब आप मुझे खुद बताएँ कि एक बंदा अगर अपने एक प्लॉट की कीमत अक्टूबर 2021 के अंदर 50 लाख डिमांड कर रहा था और अब उसको पता लग गया कि प्रॉपर्टी के अंदर लोग पैसा नहीं डाल रहे हैं। अब वो क्या करेगा कि एकदम से वो 40 लाख पे तो नहीं ना अपना ऐड लगा देगा कि जनाब मैं 50 के बजाय 40 लाख का बेचने लगा हूँ। तो वो क्या करेगा, 50 लाख का, 51 लाख का, 52 लाख का, ये नहीं कर सकता कि वो 60 लाख की प्राइस लगा दे, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट में कोई इतना पैसा देगा ही नहीं। तो वो क्या करेगा, 51, 52 लाख, 53 लाख लगाएगा, या कम से कम वो 50 लाख ही अपनी कीमत रखेगा। ऐसा नहीं होगा कि जी वो एकदम से 40 लाख या 42 लाख, 43 लाख लगा देगा। तो ज़मीन डॉट कॉम ने देखना है कि अक्टूबर के अंदर जो वैल्यू आ रही थी वो भी 50 लाख की आ रही थी, दिसंबर में भी 50 लाख की आ रही है, इसका मतलब है स्टैटिक है, ये माइनस में कोई चीज़ नहीं गई। हाँ, अगर वो बंदा 50 के बजाय 40 में लगाना शुरू कर दे, 45 में लगाना शुरू कर दे, तो ज़मीन डॉट कॉम ने कहना है कि पहले डिमांड ज़्यादा की जा रही थी कीमत की, अब वो डाउनफॉल आ गया। तो लेकिन जिसने भी प्लॉट बेचना है वो कभी भी कम कीमत क्यों लगाएगा, बेशक उसका ना बिके। अब आपको पता होना चाहिए ज़मीन डॉट कॉम पे ज़्यादातर जो एड्स लगाते हैं वो तो डीलर्स लगाते हैं। अब एक ऐड जो है ना, डीलर मुख्तलिफ तरीके से 5-5, 6-6 ऐड एक ही प्लॉट का वो लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे एक की कीमत उन्होंने 49 लाख लगा दी, दूसरे की 50 लाख लगा दी, एक की 50 लाख 50 हज़ार लगा दी, एक की 50 लाख 90 हज़ार लगा दी। प्लॉट एक ही होता है, ऐड 5-5 लगा दिए। इसी तरह आप मुझे खुद बताएं कि एक सोसाइटी के अगर 10 डीलर भी इस तरह के एड्स लगाते हैं, जेन्युइन प्लॉट होंगे 10, लेकिन एंट्रीज आ रही होंगी 100, और वो प्राइसेस भी तकरीबन कमोबेश एक जैसी आ रही होंगे, तो ज़मीन डॉट कॉम ने तो यही कहना है ना जी, ग्राफ तो ऊपर की तरफ जा रहा है। और यही चीज़ें वो आपको निकाल के दिखाएंगे कि कौन कह रहा है कि प्राइसेस नीचे आ गई हैं या रुक गई। ये देखें जी, ये तो ऊपर की तरफ ग्राफ, तो ग्राफ इस तरह बनता है, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। इस चीज़ का असल तो ग्राफ इस चीज़ का होना चाहिए कि बिका कितने का है। अब क्या वो 50 लाख का जो उन्होंने ऐड लगाया था, क्या वो प्लॉट बिक गया है? अगर कोई हमारे पास ऐसा डेटाबेस हो, जो कि पाकिस्तान में है ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं है, बाहर के कंट्रीज़ में सारा कुछ होता है। तो अगर कोई ऐसा डेटाबेस हो तो वो ये हमें बताए कि मार्केट में 100 प्लॉट बिकने आए थे, अक्टूबर में इनकी ये प्राइसेस थी, दिसंबर में जब 100 प्लॉट या 50 प्लॉट बिका तो वो क्या 50 लाख में बिके, 60 लाख में बिके, या माइनस में जाके 40 लाख में बिके, तो वो बिकने के ऊपर डिसाइड होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा ज़मीन डॉट कॉम निकाल रहा है कि जो ऐड लगा रहा है, ऐड वाले ने तो मैक्सिमम पैसे लगा के, और उसने अपनी प्राइसेस कम भी नहीं करनी है। तो ये ट्रेंड इस तरह ये दिखाते हैं। तो हालांकि इस तरह होता नहीं है, वो आपको तब पता लगेगा जब एक डेटाबेस होगा, वो डेटाबेस है ही नहीं। तो अब आप उनकी बातों पे बिलीव करें या आप खुद मार्केट देख रहे हैं। अगर मार्केट में कोई बायर है ही नहीं तो इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी का काम रुका हुआ है ना। तो प्रॉपर्टी का काम भी रुका हुआ है और आप ये कहेंगे जनाब ग्राफ भी ऊपर की तरफ जा रही है, किस तरह पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो इस वक्त प्रॉपर्टी की प्राइसेस रुकी हुई हैं,
करेक्शन फैक्टर का टाइम चल रहा है। कुछ सोसाइटीज़ के अंदर करेक्शन फैक्टर आ भी गया है, तकरीबन 5 to 7%, 8% तक बहरिया के अंदर करेक्शन फैक्टर आ गया है। एलडीए सिटी की बात करूं 1.5 मिलियन तक भी वहां पे करेक्शन फैक्टर आ चुका है। इस तरह अगर मैं बने हुए घरों की बात करूं तो 5 to 10% उनमें भी करेक्शन फैक्टर आ गए हैं। तो उनमें प्राइसेस क्यों इंक्रीज़ हुई थी, क्योंकि मैंने बताया था कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत जो कर्जे दे रही थी गवर्नमेंट, तो एकदम से ये मई जून जुलाई के टाइम में एकदम से डिमांड घरों की इंक्रीज़ हुई। हालांकि लोगों को भी कर्जे मिले नहीं, लेकिन वो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया डीलर से, तो लोगों ने क्या किया, अपने घरों की कीमतें बढ़ा दी। अब वो सेल हुए नहीं है, लेकिन कीमतें अब चली गई। अब वो जब लोग थक हार के जब वो करते हैं, उनको प्रॉपर मिले कोई नहीं, लोग पीछे हट के बैठ गए। अब वो जिसने घर की कीमत 1,20,00,000 से 1.5 करोड़ कर दी थी, अब वो वापस 1,40,00,000 पे आ गया कि जनाब 1,40,00,000 का भी आप ले लो। तो ये सूरत हाल है। अच्छा जी, अभी करेक्शन चल रहा है। करेक्शन का टाइम ये तकरीबन आप समझ लें कि जनवरी में भी है और फरवरी में भी है, और इन्वेस्टर जो नया है वो पाकिस्तान में अब पैसा नहीं लगा रहा। और कुछ इंटरनेशनल अब हालात इस तरह बन गए हैं कि FATF भी पाकिस्तान के ऊपर जो ब्लैक मनी है उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने जा रहा है। और जो अब आपने देखा होगा कि पीछे FBI भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। अब LDA भी एक्टिव होता नज़र आ रहा है। इलीगल सोसाइटीज़ के खिलाफ अब क्रैकडाउन भी स्टार्ट हो जाएंगे, और FBI ने टैक्सेशन भी इंक्रीज़ कर दी है, और जो ये पेपर मनी है इसको भी अब डिस्करेज किया जा रहा है, और जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उनको भी एक रेगुलराइज किया जा रहा है, और उनको लाइसेंसिंग के बगैर वो बिज़नेस नहीं कर सकते। वो भी मैंने अलग एक वीडियो की है। अब ये सारे फैक्टर अब ऐड होने जा रहे हैं। अब आगे सिर्फ कौन रह जाएगा, जो इलीगल मनी है, जो ब्लैक मनी है, वो तो आएगी नहीं मार्केट में। लेकिन अब जिन लोगों ने वाकई प्लॉट लेके घर बनाना है, तो क्या वो अब प्लॉट नहीं लेंगे? ज़ाहिर है उन लोगों ने तो प्लॉट लेना ही लेना है ना। अब जिन लोगों ने प्लॉट लिए थे और वो सेल करना चाह रहे थे, प्राइस नहीं मिली, उन्होंने क्या किया, लोगों ने सस्ते प्लॉट नहीं बेचे, उन्होंने प्लॉट्स होल्ड कर दिए कि अभी 2-3 महीने बाद देखते हैं क्या होगा। जब ये मार्च अभी आएगा तो इसके बाद दोबारा डिमांड इंक्रीज़ होनी शुरू होगी, क्योंकि लोगों ने कंस्ट्रक्शन करनी होती है, और हमारी जो कंस्ट्रक्शन का टाइम है ये मार्च अप्रैल के बाद स्टार्ट होता है, और हमारी जो बाइंग सेलिंग भी बहुत ज़्यादा जो होती है ना, ये मार्च अप्रैल के बाद होती है। इस वक्त एक जमूद की कैफियत है। तो जब जेन्युइन बायर्स अब मार्केट में आएंगे, और जिन लोगों ने प्लॉट होल्ड किए हैं अब उनकी कोशिश होगी कि हम प्लॉट निकालें, और जेन्युइन बायर ने प्लॉट उठाना है। अब जाहिर है मार्केट में सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन अब डिमांड इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, लेकिन जेन्युइन बायर्स की, इन्वेस्टर्स की नहीं। तो क्या होगा, प्राइसेस में ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ आएगा। हाँ, ये इतना इंक्रीज़ नहीं होगा जितना हमने अभी पिछले 6 महीने में देख लिया, 40, 50, 60% ऐसा कोई इंक्रीज़ नहीं आएगा। हाँ, ये अब डिपेंड करेगा सोसाइटी कौन सी है, उनकी अमेनिटीज़ क्या हैं। 10%, 15%, 20% तक इंक्रीज़ हो सकता है ये 2022 के अंदर, तो इससे ज़्यादा नहीं ऊपर जाएगा। और इसके अंदर भी जो लोकेशन प्रॉपर्टी है ना, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बढ़ेगी। और पिछले साल तो ऐसे हुआ ना, हर एरी गैरी प्रॉपर्टी भी बिके, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और जो घरों की बात है कि उनकी प्राइसेस में क्या फ़र्क पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैंने पिछली वीडियोस की हैं, वो जाके देखें कि इंक्रीज़ हो रही हैं, और ये 2022 में भी इंक्रीज़ ही होनी है। इनके क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्यों इंक्रीज़ होनी है, वो मैंने सारी पिछली वीडियोज़ में सरिये का अलहदा बता दिया, ओवरऑल कंस्ट्रक्शन का मैंने सारी वीडियोज़ कर दी, वो आप चैनल पर देख सकते हैं। तो ये इंक्रीज़ ही होनी है। तो अब क्या होगा, लोगों की घरों की डिमांड बढ़ेगी, और जैसे अब समझें कि इलेक्शन कैंपेन एक किस्म की शुरू हो गई है, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है ना, ये कर्जा स्कीम जो दे रहे हैं, इसके ऊपर भी वो पूरा अपना फोकस कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोग ये कर्जे लें और घर ख़रीदें। तो अब घरों की डिमांड ऑटोमेटिकली अगले 2-3 महीने के बाद दोबारा जनरेट होगी, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, तो जो घरों की प्राइसेस है ना, वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगी। अब बजाय इसके कि प्लॉट्स की कीमतें वो ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगी, घरों की कीमतें प्लॉट की भी करेंगी, लेकिन 15-20% तक, 10 से लेके 20% तक। इतना जंप कोई नहीं आने वाला कि जैसे एक बहुत बड़ा जंप पिछले साल हमने देख लिया, वो जो आना था वो आ गया, और वो जंप इन्वेस्टर्स की वजह से, ब्लैक मनी की वजह से है, जो अब नहीं आएगा। FATF भी कुछ पाकिस्तान पर रिस्ट्रिक्शन लगाने जा रहा है, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो हमारी जो ये इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, और डॉलर जो है आज 181 पे चला गया, तो डेली बेसिस पे ये फ्लक्चुएट कर रहा है। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, और लोगों की अब कोशिश है कि बना बनाया घर मिल जाए, और अगर कर्जे मिल गए तो लोगों की डिमांड बढ़नी है, घरों की कीमतें इंक्रीज़ होंगी 2022 के अंदर, प्लॉट की उस तरह इंक्रीज़ नहीं होंगी।
उम्मीद है कि ये हमारा एक एनालिसिस ही है, कोई क्लेम नहीं है, एक एनालिसिस है। तो बाकी गैब का इल्म अल्लाह को है। हमारा ब्लॉग पेज एक्टिव है landguru92.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस पे हम कोशिश कर रहे हैं कि ब्लॉग्स जो है ना रियल एस्टेट से रिलेटेड उर्दू में भी इंग्लिश में भी डालें। तो जैसे आप अपने इस चैनल का ख्याल कर रहे हैं तो उस ब्लॉग का भी ख्याल करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ये सारी इन्फॉर्मेशन, और हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। इंशाल्लाह आपकी जितनी हमारे से हो चुकी हम कोशिश करेंगे कि आपकी मैक्सिमम लर्निंग हो और टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।